सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। चलो। हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो, मैं प्लांट जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग के बारे में शुरुआत करी थी कि सॉरी नॉट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है। और हमने बहुत सारी चीजें प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ भी ली थी, ठीक है। ओके, तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो फिर हमने बोला था यार, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है जब पौधों में जेनेटिक आर्किटेक्ट चेंज किया जाए, उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। फिर मैंने आपको जर्म प्लाज्म के बारे में बताया था कि पौधों में जर्म प्लाज्म का क्या मतलब होता है, और हम अलग अलग जर्म प्लाज्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लैंड रेसिस के बारे में पढ़ा था, हमने ऑब्सोलीट कल्टीवार्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये दो, और हमने मॉडर्न कल्टीवार्स के बारे में पढ़ा था। तो इन दो चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले जर्म प्लाज्म पे आते हैं, जिसका नाम है एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। क्या है? एडवांस ब्रीडिंग लाइन। अब देखो, एडवांस ब्रीडिंग लाइन का क्या मतलब होता है। आगे चल के बच्चों हम पढ़ेंगे कि वैरायटी किस तरीके से बनती है। जैसे आप लोग मार्केट में देखते हो ना कि आप लोग बोलते हो कि हमें मटर की ये वाली वैरायटी दो, हमें प्याज की ये वाली वैरायटी दो, हमें लहसुन की ये वाली वैरायटी दो। हम वैरायटीज का जिक्र करते हैं। वो वैरायटीज कैसे बनती हैं, अलग अलग मेथड्स हैं उसके, वो हम ब्रीडिंग में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवांस ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि मान लो एक पौधा था, मान लो कुछ पौधे हैं, मैंने बोला इन पौधों को मैंने चूज किया कि इन पौधों से मैं कोई नई वैरायटी बना पाऊं, इन पौधों से मैं कोई नई वैरायटी बना पाऊं, ठीक है। तो जब तक मैं उसमें ब्रीडिंग कर रही हूं, जब तक मैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, तब तक तो मुझे उन पौधों को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैरायटी रिलीज नहीं हुई है, देखो पौधों में हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्रॉसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कोई भी पौधा एक वैरायटी के तौर पे रिलीज होता है। जब वो वैरायटी के तौर पे रिलीज हो जाता है, तब तो हम उसको वैरायटी बोलते हैं कि भाई ये वैरायटी फलाना है, ये आर्कल वैरायटी है, ये बॉर्नवेल वैरायटी है, ये सोनाका है, ये कल्याण सोना है, ठीक है, ये सोनालिका वैरायटी है। अलग अलग वैरायटीज को हम नाम दे देते हैं। जब काम ही हो रहा होता है उस वैरायटी को बनाने का, कि अगर मैं एक प्लांट ब्रीडर हूं, मैं चाहती हूं कि मैं एक कोई वैरायटी बनाऊं, तो मैं भी पौधों पे काम कर रही हूँ, मैं भी पौधे पे ब्रीडिंग करवा रही हूँ, मैं पौधों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग तरीके खोज रही हूँ कि कैसे मैं एक नई किस्म बना सकती हूँ, कैसे मैं एक नई वैरायटी बना सकती हूँ। तो उससे पहले मुझे नाम देना पड़ेगा कुछ उन पौधों को। जब वैरायटी बन गई, फिर तो मैं नाम से बोल रही हूँ कि भाई ये तो कल्याण सोना है, ये तो सोनालिका है। वो वैरायटी बनने के बाद हम उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलते हैं उसको, बेबी बेबी करके बोलते हैं ना, बेबी, बच्चा, जो भी है ना। बाद में जब वो आ जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, फिर उसी नाम से उसको जाना जाता है, राहुल है, मोनिका है, कोई भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम एक वैरायटी बनाते हैं, तो वैरायटी बनने के बाद तो उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। बट जब हम वो वैरायटी बना रहे हैं, वो प्रोसेस जब चल रहा है वैरायटी बनाने का, तो उस टाइम पे पौधों को बोला जाता है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। उस टाइम पौधों को क्या बोला जाता है? एडवांस ब्रीडिंग लाइन। मैंने बोला मैं क्या कर रही हूं, अलग अलग प्रोसेसेस का यूज करी, वो प्रोसेसेस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला कि मैं बहुत सारे पौधों को आपस में ही ब्रीड करवा रही हूँ, आपस में क्रॉस करवा रही हूँ, सो दैट मेरे पास एक बहुत अच्छी वैरायटी बने। तो मैंने बहुत सारे क्रॉसेस किए पौधों में, अलग अलग क्रॉसेस किए, अलग अलग पौधे मुझे मिले, ठीक है। तो इन पौधों को मैं क्या बोलूंगी? इन पौधों को बोलूंगी मैं एडवांस ब्रीडिंग लाइन। और जब ये पौधे वैरायटी के तौर पे बन जाएंगे, उसके बाद उसको नाम से जाना जाएगा, उससे पहले इसको एडवांस ब्रीडिंग लाइंस बोला जाता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है एडवांस ब्रीडिंग लाइन, का मतलब है प्री रिलीज प्लांट। ऐसे पौधे जो वैरायटी के तौर पे रिलीज नहीं हुए अभी, उन पौधों को ठप्पा नहीं लगा कि ये वैरायटी है, नहीं। अभी हम काम ही कर रहे हैं, अभी हम इन प्रोसेस में चले हुए हैं कि भाई आगे चल के क्या पता ये वैरायटी बन जाए। तो उन पौधों को बोला जाता है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। उनको क्या बोला जाता है बच्चे? एडवांस ब्रीडिंग लाइन उन पौधों को बोल दिया जाता है। तो आप लोगों को भी ये याद रखना है, एडवांस ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है प्री रिलीज्ड प्लांट। ऐसे पौधे जो अभी
अभी हम उस पे काम ही कर रहे हैं। ऐसे पौधे जो वैज्ञानिक पौध प्रजनन में उपयोग हेतु पौध प्रजनकों द्वारा विकसित किए गए हैं। मुझे वैरायटी बनानी है, बट अभी वैरायटी बनी नहीं, अभी मैं काम ही कर रही हूँ। मैं एक ब्रीडर हूं तो मैं काम ही कर रही हूँ। अभी मैंने बोला यार अभी नहीं वैरायटी बनी, अभी मे भी 1-2 साल और लग जाए, तो तब तक मैं उन पौधों पर को क्या बोलूंगी जिन पे मैं काम कर रही हूँ, तब तक मैं उनको एडवांस ब्रीडिंग लाइन बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है, प्री रिलीज प्लांट which have been developed by breeder for use in modern scientific breeding। ऐसे पौधे जिनको ब्रीडर बना रहे हैं ताकि उनपे वो रिसर्च कर सके, उनको एक वैरायटी के तौर पे रिलीज कर सके, उनको एक नई वैरायटी बनानी है। तो जब तक उसको वैरायटी का ठप्पा नहीं लगा है, वैरायटी का स्टैंप नहीं लगा है, तब तक उनको उन प्री रिलीज प्लांट को एडवांस ब्रीडिंग लाइंस बोला जाता है। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों को क्लियर हो गया भाई एडवांस ब्रीडिंग लाइन क्या होती हैं? जल्दी से बताएंगे, हर एक चीज अच्छे से समझनी है। आई नो दैट ये सब्जेक्ट बहुत बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, टफ लगता है। ठीक है, टफ नहीं है, बस ये आपके इंटरेस्ट पे है। अगर नहीं भी है तो इंटरेस्ट बनाओ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, और आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस आएंगे। जहां पे दिक्कत परेशानी आती है वहां पे बताना है। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है वाइल्ड रिलेटिव। रिपीट, चलो देखो मैं इनको हटा दूंगी। चलो, तो मैंने आप लोगों को बोला एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। एडवांस ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है ऐसे पौधे, देखो जब हम आगे क्रॉसिंग करते हैं, अभी स्टार्टिंग में है आप लोगों को, बट आगे चल के आप रिलेट करोगे जब आप अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ोगे। मैंने बोला मेरे पास कुछ पौधे थे, अच्छे अच्छे पौधे थे, मैंने बोला इन अच्छे पौधों में से मुझे वैरायटी बनानी है, मुझे कोई वैरायटी बनानी है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं ना, अलग अलग वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग वैरायटी बहुत सालों तक क्रॉसिंग से मिलती है, बहुत साल हमें पौधों को क्रॉसिंग करनी पड़ती है। इस पौधे को इसके साथ क्रॉस किया, देखा आगे प्रोजेनिस कैसी हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो उन पौधों को हम चूज करेंगे। ठीक है, जैसे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, अलग अलग राउंड होते हैं कि 100 बच्चे पहले थे, चूज करके 50 किए, फिर दूसरा राउंड हुआ 50 से फिर 10, फिर 10 से फिर 5, 5 से फिर 1। तो इस तरीके से पौधों से भी सिलेक्शन की जाती है, पौधों को भी चूज किया जाता है कि कौन सा बेहतर है, और उस बेहतर को हम एक नई वैरायटी के तौर पे रिलीज करते हैं कि भाई अब इसको एक वैरायटी बना देते हैं। जैसे मैं इंटरव्यूअर हूं, मैंने बहुत सारे राउंड्स इंटरव्यू के लिए, और एंड में मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिला, मैं बोलूंगी इसको तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनाऊंगी क्योंकि ये सबसे अच्छा है। तो उसी तरीके से बहुत सारे पौधों में क्रॉसिंग करके मैं एक ऐसा पौधा चूज करूंगी जो सबसे बेस्ट होगा, और उसको मैं वैरायटी के तौर पे रिलीज करवाऊंगी, उसको मैं बोलूंगी इसको नई वैरायटी बनाया जा सकता है। अब वैरायटी, मान लो ये पौधा सबसे अच्छा है, इसको हम एक वैरायटी के तौर पे बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो भी पौधे हैं ना जिन पे हम काम कर रहे हैं, अब हमने उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, उनको बोला जाता है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। उनको क्या बोला जाता है? एडवांस ब्रीडिंग लाइन। ऐसे पौधे लाइंस का मतलब होता है बच्चे प्लांट्स, जहां पर भी हम लाइंस शब्द यूज करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, उसका मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो आगे चल के हम ब्रीडिंग में यूज करने वाले हैं, या जो आगे चल के हम फार्मर्स को देने वाले हैं कि भाई तुम ये उगाओ। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एडवांस ब्रीडिंग लाइन। वैरायटी बनने से पहले जो पौधा है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एडवांस ब्रीडिंग लाइन बोला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने आपको बच्चे वाला एग्जांपल दिया, बच्चा भी माँ के पेट में ही है, तो उसको नाम थोड़ी ना बोलेंगे ये गोलू है, चीकू है, क्या है। जब आ जाता है बच्चा बाहर, उसके बाद उसको नाम दिया जाता है। तो जब वैरायटी बन जाएगा पौधा, उसके बाद उसको नाम से जाना जाएगा। उससे पहले क्या नाम बोलेंगे हम उसको? उससे पहले हम उसको एडवांस ब्रीडिंग लाइंस बोलते हैं। डन? इज इट क्लियर विजय? बोलो बोलो, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें आती हैं, अब आगे आ जाती हैं दो चीजें। बच्चे यस और नो बोला करना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ओके यस, जब भी समझ आए। ठीक है, ऐसे फिर पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। वाइल्ड
फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, अभी अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। जो आपके सीनियर्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है जिससे सीनियर्स को यूजुअली ज्यादा नॉलेज होता है, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को एक स्टेप आगे रहना है सभी से। अगर इतने पैसे देके बैच में आए हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे नहीं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो मेक श्योर करना कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करो, और आगे जब एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि सारा सिलेबस बच्चे यही है, ठीक है। चलो, वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव की बात करते हैं। तो वाइल्ड फॉर्म का मतलब होता है, मान लो मैं कोल क्रॉप्स की बात कर रही हूं। अगर आप लोगों को कोल क्रॉप्स का नहीं पता है, कोल क्रॉप्स में आ जाते हैं गोभी वगैरह, सारी गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, सारी चीजें कोल क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस बार वो कोर्स होगा तो आप उसमें पढ़ोगे। कोल क्रॉप्स का मतलब होता है जिसमें सारी ये गोभी वाली सब्जियां आती हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, नोल खोल, ये सारे। मैं अगर ये बोलूं कि भाई वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव का क्या मतलब होता है, तो वाइल्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स, ध्यान से सुनना है, ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं, डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि मान लो बंद गोभी या फूल गोभी की मैं बात कर रही हूं, तो इनके वाइल्ड फॉर्म है ब्रासिका ओलेरेशिया। अब देखो इसका क्या मतलब है। वाइल्ड फॉर्म का मतलब मैंने बोला ऐसे प्लांट जो डायरेक्ट एंसेस्टर है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं हूं, मेरे फादर हैं, वो मेरे डायरेक्ट एंसेस्टर हैं, कि डायरेक्ट मेरा उत्पत्ति उनसे हुई है, तो मैं डायरेक्टली रिलेटेड हूं उनसे। अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं कि मैं और मेरे चाचा हैं, तो हम डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं है, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पापा के भाई हैं, तो हम में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मेरा डायरेक्ट रिलेशन मेरे मम्मी और पापा के साथ है। तो वाइल्ड फॉर्म का भी यही मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। अगर मैं बोलूं जैसे कि जो कोल क्रॉप्स होती हैं, जो गोभी वाली सब्जियां होती हैं, बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी, उनकी वाइल्ड फॉर्म्स हैं ब्रासिका ओलेरेशिया। उनका वाइल्ड फॉर्म क्या है? ब्रासिका ओलेरेशिया। इसका मतलब क्या है कि ब्रासिका ओलेरेशिया एक वाइल्ड प्लांट है। वाइल्ड प्लांट का मतलब होता है जंगली, जो नेचर में खुद ग्रो हो रहा है, जो नेचर में खुद ब खुद ग्रो हो रहा है। एक जंगली पौधा, उससे डायरेक्टली कॉलीफ्लावर या कैबेज हमें खाने को मिल गया, ठीक है। तो जब कोई पौधा डायरेक्ट रिलेशन में होता है या डायरेक्ट एंसेस्टर होता है किसी पौधे का, तो उसको उसका वाइल्ड फॉर्म बोला जाता है। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं बोलूंगी मेरे वाइल्ड फॉर्म कौन से हैं, तो मैं बोलूंगी मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे वाइल्ड फॉर्म है। नॉट वाइल्ड, वो पौधे के केस में होगा, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। नेचुरली जो पौधे उग रहे हैं उनको वाइल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड फॉर्म, तो आप लोग बोलोगे वाइल्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनका डायरेक्ट एंसेस्ट्री होती है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, उनको वाइल्ड फॉर्म बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के केस में आप दे सकते हो, जैसे कि कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स में चाहे कैबेज का एग्जांपल लिखो या कॉलीफ्लावर का लिखो, उनका वाइल्ड फॉर्म है ब्रासिका ओलेरेशिया। ब्रासिका ओलेरेशिया उनका वाइल्ड फॉर्म है। इसका यह मतलब है कि इनकी उत्पत्ति डायरेक्टली यहां से हुई है, इस पौधे से सीधा ये बना है, कोई बीच में कोई और पौधा नहीं है, डायरेक्टली इसकी उत्पत्ति यहां से हुई है। इसी को बोला जाता है वाइल्ड फॉर्म। इतनी चीज क्लियर है भाई? वाइल्ड फॉर्म का मतलब समझ में आ गया कि वाइल्ड फॉर्म क्या होता है। इसी के जैसा होता है वाइल्ड रिलेटिव, और बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। चलो, वाइल्ड रिलेटिव। वाइल्ड फॉर्म मैंने बोला कि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर और मुझ में तो मैं बोलूंगी मेरी वाइल्ड फॉर्म है मेरे फादर की, मेरी उत्पत्ति डायरेक्टली मेरे फादर से हुई है, तो मेरे फादर को बोला जाएगा वाइल्ड फॉर्म। अब दूसरा आ जाता है वाइल्ड। वाइल्ड रिलेटिव का मतलब होता है यहां पे जो पौधा है,
यहाँ पे जो पौधा है होगा वाइल्ड पौधा ही, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है क्रॉप से, डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रॉप, समझेंगे अभी इसको ध्यान से, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, बट वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि कोई ना कोई रिश्ता है। अब मैंने बोला वाइल्ड रिलेटिव का मतलब है कि ऐसे पौधे, ऐसा पौधा जो डायरेक्टली, जिनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, दूर का रिश्ता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो मैं हूं, ये मेरे फादर, ये मेरे चाचा जी हैं, तो अगर मैं बोलूं कि मेरी वाइल्ड फॉर्म कौन सी है, तो मैं बोलूंगी मेरे फादर, क्योंकि मेरी उत्पत्ति डायरेक्टली उनसे हुई है। अगर मैं ये बोलूं मेरे वाइल्ड रिलेटिव, रिश्तेदार कौन है, मेरे चाचा, मेरे चाचा से थोड़ी ना मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरी उत्पत्ति मेरे फादर से हुई है। तो मेरे वाइल्ड रिलेटिव है मेरे चाचा जी, और मेरे वाइल्ड फॉर्म है मेरे फादर। तो ये दोनों चीजें रिलेटेड लगती हैं और कंफ्यूजिंग लगती है, बट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। वाइल्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसा वाइल्ड पौधा जो डायरेक्टली रिलेटेड है क्रॉप के साथ, और ऐसा वाइल्ड पौधा जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है पौधे के साथ या दूर का रिश्ता शो करता है, उसको बोला जाता है वाइल्ड रिलेटिव। उसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड रिलेटिव। जैसे अगर मैं कोल क्रॉप का ही एग्जांपल लूं, कोल क्रॉप का वाइल्ड रिलेटिव होता है ब्रासिका क्रेटा या ब्रासिका मोंटेना। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर ये रिश्तेदार है। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये रिश्तेदार है। क्रेटा नहीं है, क्रेटिका है, नहीं क्रेटा ही है, शायद क्रेटा ही है। डन, इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई भाई? वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव के बारे में क्लियर हो बच्चों? जल्दी से बताएंगे। तो वाइल्ड फॉर्म अगर आपको आता है तो आप लोग बोलोगे ऐसे वाइल्ड प्लांट which are directly related to the crop, और वाइल्ड रिलेटिव का मतलब है ऐसे वाइल्ड प्लांट्स which are genetically related। जीन सेम है, मेरे चाचा और मुझ में जीन सेम है, थोड़ी बहुत सेम है, क्योंकि हमारे दादा मतलब मेरे पापा और मेरे चाचा है, उनके पेरेंट्स कॉमन है, तो उनमें जीन्स भी थोड़ी बहुत कॉमन होंगी। तो वाइल्ड रिलेटिव जो मेरे रिश्तेदार हैं, हम जेनेटिकली तो रिलेटेड है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डन, इज इट क्लियर भाई? वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से बताएंगे बेटा, बोलो बोलो, शाबाश। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? हर एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि आगे चल के फिर से कोई ना कोई टॉपिक, सॉरी कोई ना कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद रखूंगी कि अगर स्टार्टिंग में हमने बहुत आराम आराम से क्लासेस शुरू किए तो आपको उन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए, जब आगे चल के हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस पढ़ेंगे ब्रीडिंग में। ठीक है, डन। चलो यहीं पे आ जाते हैं, दो टर्म्स यहीं पे सीख लेते हैं। सबसे पहली आ जाती है वाइल्ड प्लांट, वाइल्ड प्लांट्स और कल्टीवेटेड। वाइल्ड का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ऐसा पौधा जो जंगली है, नेचुरल है। ऐसा पौधा जो जंगली है और वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, आप लोग नहीं लगा रहे उसको, कोई भी नहीं लगा रहा है, वो नेचुरली उग रहा है, उसको बोला जाता है वाइल्ड प्लांट। ठीक है, यहां पे हम ह्यूमंस का कोई भी लेना देना नहीं है, उस पौधे को ग्रो करने के लिए ह्यूमंस का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, इसको बोला जाता है वाइल्ड प्लांट। जंगल में आप जाते हो, आप बहुत सारे पौधे देखते हो, क्या उस पौधे में हमारा इन्वॉल्वमेंट है उसको लगाने के लिए? नहीं, वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। और
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं कल्टीवेटेड प्लांट्स की बात करूं तो कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है, जहां पे हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोला जाता है कल्टीवेटेड प्लांट्स। जैसे आप लोग धनिया मेथी लगाते हो, गेहूं लगाते हो, क्या बोलते हो, लगाते हो, तो वहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग ही लगा रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कल्टीवेटेड प्लांट्स। और जहां पे हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनको बोला जाता है वाइल्ड प्लांट्स। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो बोलो शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है वाइल्ड रिलेटिव। वाइल्ड रिलेटिव का मतलब है ऐसे नेचुरली उगने वाले पौधे जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है प्लांट के साथ, उनको बोला जाता है वाइल्ड रिलेटिव। कॉमन एंसेस्ट्री होती है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। और वाइल्ड फॉर्म में पौधे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला आ जाता है म्यूटेंट्स। ये आगे टॉपिक, आगे नहीं, ये आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक अभी तक, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में हम म्यूटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि डीएनए में जब चेंज आता है, कि अगर मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए में किसी भी जगह पे कोई भी परिवर्तन आता है उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो जिस इंसान में म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेंट बोला जाता है। तो पौधों में भी ये सिनेरियो है। मान लो एक नॉर्मल पौधा है, उस नॉर्मल पौधे की डीएनए में चेंज हो गया, तो अब उस चेंज्ड फॉर्म को, अब उस चेंज्ड प्लांट को म्यूटेंट बोला जाएगा, नॉर्मल प्लांट नहीं बोला जाएगा अब उसको म्यूटेंट बोला जाएगा। तो म्यूटेंट का मतलब है एक ऐसा पौधा जिसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसको म्यूटेंट बोला जाता है। तो म्यूटेंट्स भी जर्म प्लाज्म के कैटेगरी में आते हैं। डन? इतनी चीज क्या आप लोगों को क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ। हमने जर्म प्लाज्म पढ़ लिया, जर्म प्लाज्म में अलग अलग तरीके के जर्म प्लाज्म पढ़े, लैंड रेसेस, ऑब्सोलीट कल्टीवार्स, वाइल्ड फॉर्म्स, वाइल्ड रिलेटिव्स, म्यूटेंट्स, हर एक चीज हमने अच्छे से पढ़ ली। डन? आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब आगे आ जाते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब मैंने बोला कि आप लोग बताओ भी कहां कहां से हो बच्चे, कहां कहां से हो? बताओ भाई, जल्दी बोलो, शाबाश, बताओ बताओ। बताओ। उत्तराखंड से? अच्छा विजय उत्तराखंड के हो तुम, चलो उत्तराखंड के हो, मान लो विजय उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में काफल होते होंगे ना, हिमाचल और उत्तराखंड में काफल होते हैं ठंडे इलाकों में। यूपी झांसी, ठीक है। तो एक फ्रूट होता है जो यूपी, तो ओके मेजरली बच्चे यूपी के हैं, ओके ठीक है। तो ठंडी इलाकों में ना एक फ्रूट होता है, उसको काफल बोला जाता है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं वो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फ्रूट होते हैं वो। तो मान लो वो बहुत, मान लो नहीं, वो बहुत अच्छे होते हैं खाने में, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब आप लोग देखना कि वो ज्यादा चल नहीं, ज्यादातर जंगल में लगते हैं, वो वाला पौधा ज्यादातर जंगल में लगता है, ठीक है। तो मैंने बोला यार अभी तो हम काफल खा रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, मेरे आगे जो भी हों, आगे जनरेशन हो, वो भी काफल खाएं, ठीक है। तो पर इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जाता इसको, क्योंकि ये जंगली पौधा है, पौधा ये जंगली है, ठीक है। तो मैंने बोला यार पता चला कि जब तक मेरे बच्चे हो रहे हैं या उनके भी आगे बच्चे हो रहे हैं, ये काफल का पौधा विलुप्त ना हो जाए, ये काफल का पौधा विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जंगली भी है, बट ये मान के चलो इसको ज्यादातर लोग नहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे इसको खाएं और मेरे बच्चों के बच्चे भी इस फ्रूट को खाएं। तो मैं उसके जीन्स को स्टोर करके रखूंगी। जैसे आजकल आप लोग देखना लोग क्या करते हैं, अपने एग को स्टोर करके रखते हैं कि हमें बच्चा तो अपना ही चाहिए, स्पर्म स्टोर करके रखते हैं कि हमें बच्चा तो अपना ही चाहिए, ठीक है, चाहे बाद में बच्चा प्लान करे बट स्टोर करके रखें, उनको कंजर्व प्रिजर्व करके रखेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कोई ऐसा पौधा है जो विलुप्त होने वाला है, या जिसको हमें लगता है कि यार आगे चल के इसको लोग नहीं ग्रो करवाने वाले हैं, तो वो विलुप्त भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आगे जनरेशंस में वो काफल का पौधा हमें देखने को ना मिले। तो हम चाहते हैं कि यार ये सिनेरियो ना हो कि काफल जो है वो बहुत अच्छा फ्रूट है, ये मेरे बच्चे भी खाएं, उनके आगे बच्चे भी खाएं। तो उसकी जीन्स को मैं स्टोर करके रखूंगी। अब जीन्स को कैसे स्टोर करूंगी? ऐसा तो है नहीं कि काफल में जीन ढूंढने लगी कि जीन होती क्या है, ठीक है, वो तो उसके डीएनए में है पौधे के।
तो अब मैंने बोला यार काफल के ना बीज इकट्ठा करती हूँ, उन बीजों को मैं स्टोर करके रखूंगी, और जब मुझे लगेगा कि काफल का पौधा विलुप्त होने वाला है, उस टाइम मैं उस बीजों का यूज करके काफल के पौधे उगा दूंगी। इन शॉर्ट, अगर हम चाहते हैं कोई पौधे को कंजर्व करना, बचा के रखना, तो हम उसके जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का मतलब होता है जब पौधे को बचा के रखा जा रहा है, जब पौधे को बचाना है हमें, उसको स्टोर कर सकते हैं हम। अब मान लो मैंने बोला कि मटर का पौधा है, मान लो मटर का पौधा आजकल कोई भी नहीं लगा रहा, तो मैं बोल रही यार मटर बहुत अच्छी सब्जी है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इस मटर की सब्जी को खाएं, तो मैंने मटर के बीज को मैं स्टोर कर दूंगी। जब मुझे लगेगा कि यार मटर के पौधे बचे नहीं, उस टाइम पे मटर के पौधे लगा दूंगी। मतलब मटर की जीन्स को मैं स्टोर करके रख रही हूं इन द फॉर्म ऑफ बीज, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो उसको बोला जाता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जब मैं पौधे की जीन्स को स्टोर करके रख रही हूं फ्यूचर यूज के लिए, तो उसको बोला जाता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। डन? इज इट क्लियर? तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का मतलब है it refers to maintain the collecting germ plasm in such a state that there is minimum risk for its loss। कि हमने ऐसी स्थिति में उसको रखना है कि उसका लॉस ना हो, वो बचा रहे और फ्यूचर यूज के काम आ सके प्लांटिंग में। कि अगर मुझे इन फ्यूचर मटर का पौधा या काफल का पौधा लगाना है, तो मैं जो बीज मैंने स्टोर करके रखे हैं वहां उन बीजों का यूज करके काफल का पौधा या मटर का पौधा लगा सकती हूँ। तो इसी को बोला जाता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जब जीन्स को कंजर्व करके रखा जा रहा है, जब जीन्स को बचा के रखा जा रहा है, सो दैट फ्यूचर यूज के लिए हम उसका यूज, फ्यूचर में उसको उगाने के लिए हम उसका यूज कर सके। डन? इज इट क्लियर? तो ये जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो ये कि जैसे मैंने बोला कि उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादातर काफल पाया जाता है, ये काफल का पौधा है, ठीक है। मैंने बोला यार काफल के पौधे को ज्यादा लोग लगा नहीं रहे, पता चला ये विलुप्ति हो गया और फिर हम आगे चल के काफल कैसे खाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, जहां पे काफल का पौधा ग्रो होता है वहीं पे ही बहुत सारे काफल के पौधे लगा दूंगी। मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो पौधा ग्रो हो रहा है, उसी एनवायरनमेंट में मुझे उसको ग्रो करवाते रहना है, करवाते रहना है, करवाते रहना है। इसको बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जब पौधे के नेचुरल हैबिटेट में या नेचुरल कंडीशंस में उसको कंजर्व करके रखा जा रहा है, कि नेचुरली जहां पे ये ग्रो हो रहा है वहीं पे मैंने इसको कंजर्व करना है, वहीं पे मैंने इसको, इसकी जीन्स को स्टोर करके रखना है, तो इसको बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। और मैंने अब बोला यार मैं उस जगह पे स्टोर करके नहीं रख सकती जहां पे ये ग्रो होता है, मुझे तो गुड़गांव में स्टोर करना है। तो जब नेचुरल कंडीशन से दूर कहीं उसको स्टोर किया जाता है, उसको बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जब मैंने उसको नेचुरल कंडीशन में कंजर्व किया तो इन सीटू कंजर्वेशन, जब अवे फ्रॉम नेचुरल कंडीशन में ले जा रही हूं तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे अपना एग जो है वो बचा के रखना है ताकि आगे मुझे मेरा बच्चा मिल सके, तो वो एग मैं अपने घर पे तो नहीं स्टोर करके रख सकूंगी। जहां पे एग स्टोर होते हैं वहां पे मुझे, एग जहां पे कंजर्व किए जाते हैं वहां पे मुझे जाना पड़ेगा, वहां पे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको बोला जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन, कि जहां पे मैं हूं वहां पे नहीं रखा जा रहा है, कहीं दूर रखा जा रहा है। और अगर मेरे घर पे ही फ्रीजर है या जहां पे भी एग को स्टोर किया जाता है, तो मैं बोलूंगी इन सीटू। जब नेचुरल कंडीशन में उसको स्टोर करके रखा जा रहा है तो इन सीटू, जब नेचुरल कंडीशन से दूर कहीं पे उसको रखा जा रहा है तो उसको बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो उसको क्या बोला जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इन सीटू का मतलब है जब जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है जहां पे वो ग्रो हो रहा है, जहां पे वो नॉर्मली ग्रो करता है वहां पे, ठीक है। देन गुड आफ्टरनून अभिषेक, बच्चे लेट हो गए। और एग्जाम्पल जैसे नेचुरल पार्क्स होते हैं, हम होते हैं ना कि पौधों को हमें कंजर्व करना है, तो जहां पे वो ग्रो हो रहे हैं वहीं पे उसको और ग्रो करते रहो, ग्रो करते रहो, ग्रो करते रहो, ठीक है। मैम आज फर्स्ट क्लास है? नहीं बेटा, आज दूसरी क्लास है, आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास कल हो चुकी है।
तो पहली क्लास पहले लगा लेना, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड है वो, ठीक है। तो मेक श्योर करना जब भी क्लास में आओ तो सीक्वेंस में क्लासेस लगाना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। ओके अभिषेक, कल हो चुकी है बेटा क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं और जैसे जीन सेंचुरीज होती हैं, वहां पे नेचुरल हैबिटेट में ही जीन्स को, पौधों को कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। चलो, और एक्सीटू का मतलब हमने क्या बोला, जब जर्म प्लाज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कंजर्व किया जाता है उसको एक्सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। जैसे मैंने बोला काफल है, काफल के बीज मुझे स्टोर करने हैं, तो काफल के बीज अगर मुझे स्टोर करने हैं तो मुझे बीजों को फ्रीजर में रखना पड़ेगा कि जहां पे वो लंबे समय तक जिंदा रह सके। तो सीड जीन बैंक्स में मैं उनको डालूंगी, तो मेरे घर पे तो सीड जीन बैंक नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं उसको नेचुरल हैबिटेट से कहीं दूर स्टोर कर रही हूँ। डीएनए बैंक्स, मैंने बोला कि मुझे अपना डीएनए स्टोर करना है ताकि आगे चल के जो बच्चे आए उनमें मेरा डीएनए हो, तो उनको मैं अपने घर पे थोड़ी ना रखूंगी, मुझे वो लैब्स में रखना पड़ेगा। तो डीएनए जीन बैंक, और इसी तरीके से फील्ड जीन बैंक्स होते हैं जिनमें हम क्या बोलते हैं, जिनमें हम अपनी जीन्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओम, आकृति, विजय, अभिषेक, अभिषेक तो चलो अभी आए, इज इट क्लियर बेटा? सारे बच्चे यूपी के ही है, सेजल, ओम, आकृति, बस विजय उत्तराखंड का है। अभी तक इतने बच्चे आए, आज 5 बच्चे हैं, ठीक है। चलो डन, ओके आगे बढ़ते हैं। तो कल ही मैंने जीन पूल के बारे में भी आपको बता दिया था कि जर्म प्लाज्म का मतलब होता है एक स्पीशीज के अंदर की जीन्स, और एक स्पीशीज के अंदर की जीन्स को बोला जाता है जर्म प्लाज्म, और जीन पूल का मतलब होता है एक क्रॉप और उससे रिलेटेड स्पीशीज के बीच, सॉरी, एक क्रॉप और उससे रिलेटेड स्पीशीज की जीन्स के कलेक्शन को बोला जाता है जीन पूल। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। डन, ओके, क्लियर है भाई? बोलो बोलो शाबाश, इज इट क्लियर? डन है बच्चों? बढ़े आगे, चलो। तो विद दिस हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्वेश्चन आपका डन है, आता ही आता है पेपर में। तो 4 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो यहां से कंफर्म है कि वही लिखना है सारा जो भी है, जैसे भी आपको नोट्स में है वैसे पूरा चेपना है वो, ठीक है। डन। और साथ साथ आपको जर्म प्लाज्म के बारे में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जर्म प्लाज्म, और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, और जर्म प्लाज्म कितने तरीके का, सॉरी, जर्म प्लाज्म को किस किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आप लोगों को है रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। ये हमने आई गेस हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होता है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में सेम टॉपिक आपको था, बट यहाँ पर जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में ये टॉपिक आपको दिया गया है, यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कुछ पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अब आई 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 होप सो कि बच्चों को सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको था बच्चे, ठीक है। अब अपकमिंग सेमेस्टर में बेटा ऐसे ही होने वाला है, ठीक है, कि ये इस सेमेस्टर में था, मैं थोड़ा बहुत तो बताऊंगी, बट इन डिटेल जाहिर सी बात है मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण या पर परागण होता है, तो यहाँ पे हम ब्रीडिंग के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ने वाले हैं कि अगर हम पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, क्या प्लस पॉइंट है उसके। अगर पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है उससे, क्या प्लस पॉइंट है उसके। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिनेशन में सबसे पहले मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आई हूँ। आई होप फ्लावर का स्ट्रक्चर सभी को पता होगा कि, ठीक है, एंथर किसको बोला जाता है, पोलन किसको बोला जाता है, ठीक है। चलो तो ये फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमारा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमें जानना है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? स्टिग्मा, और इसको स्टाइल, और इसको ओवरी बोला जाता है ना। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? एंथर, और इसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। और एंथर क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं।
पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। इतना तो सभी को पता होगा ना बेटा, अब तो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो आप लोग, है ना। चलो अब तो पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है जब ये पोलन उड़ के कहां जाएंगे, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जाएंगे, इसी को पॉलिनेशन बोला जाता है। कि एंथर उड़ के स्टिग्मा पर जाएंगे तो उसको पॉलिनेशन या परागण बोला जाता है। और पॉलिनेशन जो है वो मेनली दो प्रकार का होता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। चलो, तो पॉलिनेशन में हमने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये एंथर था, एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चले गए, तो इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। चलो, तो पॉलिनेशन के साथ साथ दो और टर्म्स आपको आती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनाइजर। तो पॉलिनेटर का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि यहां से पॉलन उड़े और स्टिग्मा पे गए, तो अब मान लो हवा आई, हवा ने उन पॉलन को उड़ा के सिग्मा के सरफेस पे ले गए, तो हवा जो है वो पॉलिनेटर की कैटेगरी में आता है। पॉलिनेटर का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ऐसे एजेंट्स जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जैसे हवा, जैसे पानी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम बोलते हैं कि मधुमक्खियां पॉलिनेशन करवाती हैं, एक फूल से लेके दूसरे फूल में पॉलन ग्रेन को ले जाती है। तो पॉलिनाइजर में लिख लिया मैंने। पॉलिनेटर्स का मतलब है ऐसे एजेंट्स जो क्या करवाते हैं, जो पॉलिनेशन करवाते हैं, उनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स। और पॉलिनेटर्स को ही पॉलिनाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। हर एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है, ध्यान से पता होनी चाहिए। ऐसे माध्यम जो पोलन को एक फ्लावर से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाने में मदद करते हैं, उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स। डन है। चलो, ये मैं जल्दी करवा रही हूं इसीलिए क्योंकि ये पहले भी था बच्चों आपको, ठीक है। चलो, अब पॉलिनाइजर्स, पॉलिनाइजर का मतलब होता है ऐसे पौधे जो पॉलन का सोर्स है। मैंने बोला ये पौधा है, ये पौधा पॉलन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पौधे को क्या बोला जाएगा, इस पौधे को पॉलिनाइजर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पॉलिनाइजर। ऐसा प्लांट जो पॉलन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा प्लांट जो क्या है, पॉलन प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑफ पॉलन है, उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनाइजर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पॉलिनाइजर बोला जाता है। तो यहां पे भी लिखा है पॉलिनाइजर एक ऐसा पौधा है जो कंपैटिबल पॉलन प्रोवाइड करता है दूसरे पौधे को। कंपैटिबल पॉलन का मतलब होता है अच्छा पॉलन जो पॉलिनेशन करता है फीमेल के साथ। ठीक है, डन। चलो, इतनी चीजें क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ। बोलो बोलो, शाबाश, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? नोट सभी को मिल गए थे भाई? नोट सभी को शो हो रहे? कोई दिक्कत परेशानी नोट्स के लिए या किसी भी चीज के रिगार्डिंग? बच्चों जल्दी से बताओ। ओके, चलो डन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। क्लास नोट्स शो नहीं हो रहे हैं बेटा। जो पहली क्लास हुई थी ना, उसको उसमें कुछ टाइटल या चैप्टर गलत डाल दिया था, तो उसको फिर से अपलोड कर रहे हैं या कर रहे हैं। अब मुझे सर मिले थे तो उन्होंने बोला था मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना हो तो रिफ्रेश कर लेना, ठीक है, रिफ्रेश कर लेना तो आपको शो हो जाएगा। तो पॉलिनेशन दो प्रकार का मेनली होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण। अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक फूल है, एक फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक ही फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये बोल रहे हैं कि हम आपस में ही पॉलिनेशन करेंगे। यहां इसने पॉलन ग्रेन रिलीज किया और अपनी ही फीमेल को पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही फूल के अंदर, जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब हम बोलते हैं ना यार, सेल्फ लव, की खुद से प्यार होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद ही के अंदर पॉलिनेशन। खुद ही के अंदर मतलब
जो एक फूल है, एक फूल में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, वो दोनों आपस में ही पॉलिनेशन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। डन। मैम क्लास कब स्केड्यूल है पता नहीं चल पा रहा है। बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था अभिषेक, आज आप नए आए हो ना, मतलब नए नहीं, आज आपकी पहली क्लास थी, तो देखो मैं बता देती हूँ एक बार, बस एक बार, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंडे टू वेड आपकी क्लास होगी प्लांट ब्रीडिंग की 3 बजे, और बाकी जो 3 दिन बचे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, उसमें आपकी एंटो की क्लास होगी। एंटो का जो पेस्ट कंट्रोल वाला सब्जेक्ट है, सेम टाइम पे, ठीक है। और 4 बजे अमन सर की होगी, आप अमन सर से पूछ सकते हो, अब 4 बजने वाले हैं उसके बाद, कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं। 3 दिन उनका भी ऐसा होगा, 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ओके चलो। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन होता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मैकेनिज्म आ जाता है, कि मैकेनिज्म का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे अभी आप एग्जाम में लो, एग्जाम में तो आपको डिटेल में ही आता है कि बताओ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं, या बताओ सेल्फ पॉलिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है जेनेटिक्स में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और बहुत इजी टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब मैंने बोला, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फूल। एक ही फूल के अंदर जब पॉलन एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। और एग्जाम्पल भी आप लोगों को पता होने चाहिए, व्हीट, राइस, बार्ले, मटर, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। डन। निमेटो भी शुरू हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ठीक है, उसका भी स्केड्यूल बनाना है, क्योंकि ये कोर्सेज निमेटो, नेचुरल फार्मिंग, ये कोर्सेज ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं बच्चों के कहने पे, ठीक है। 3 कोर्सेज बच्चों के कहने पे हमने ऐड किए हैं, निमेटो, स्टैट और नेचुरल फार्मिंग, ये 3 सब्जेक्ट। बाकी भी बच्चों ने बोला था 1-2 और, बट उतना हो नहीं पाएगा क्योंकि मेजरली हम 3 लोग हैं पढ़ाने वाले, और हमारा इन्वॉल्वमेंट और जगह भी है, सीयूटी में भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, तो उतना नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सकता था उतना हमने कोर्सेज आपको ऐड किए हैं। पता चल जाएगा इसका, ठीक है। एक बार एक सब्जेक्ट को थोड़ा करवा दूं मैं, उसके बाद निमेटो की भी क्लासेस शुरू कर देंगे हम, ठीक है। डन। निमेटो में भी मैं और परीक्षित सर करवाएंगे, कि कुछ पोर्शन मेरा वाला है, कुछ पोर्शन परीक्षित सर वाला है, तो 2 टीचर्स आपको निमेटो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, चलो। तो मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, कि यार ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है, ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं पौधे में जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है बच्चे, वो है बायसेक्सुअलिटी या उभयलिंगिता, जिसको बोला जाता है सेक्सुअलिटी। बायसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब है दो, सेक्सुअलिटी का मतलब है सेक्सेस, मतलब एक ही पौधे में दोनों सेक्सेस है। अब इसका क्या मतलब है कि एक फूल है, एक फूल में मेल भी है और एक फूल में फीमेल भी है, तो ऐसे फूल को क्या बोला जाएगा? ऐसे फूल को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फूल, या इसी का नाम होता है परफेक्ट फ्लावर। ये तीनों नाम पता होने चाहिए भाई, या इसी को बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। बच्चे नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइसेक्सुअल, परफेक्ट, फिर हर्मेफ्रोडाइट क्या था? तीनों एक ही है, एक ही चीज है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है जब एक फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब खुद ही सोचो ना यार, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है, अगर एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन होना है, तो ये दोनों एक ही फूल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? इसमें फीमेल है ही नहीं, पॉलन कहां पे फेंकेगा ये वाला मेल, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक फूल का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। बाइसेक्सुअल का मतलब है उस फूल में मेल पार्ट भी होना चाहिए और उस फूल में
फीमेल पार्ट भी होना चाहिए, तो इसी को बोला जाता है बायसेक्सुअलिटी। तो सबसे पहला मैकेनिज्म मैं बोल रही हूं आप लोगों को बायसेक्सुअलिटी, कि एक फूल में दोनों पार्ट हैं और ये आपस में ही फिर पॉलिनेशन करेंगे। सॉर्टेड? डन है बेटा? चलो, तो यहां पे मैंने वही लिखा है, बायसेक्सुअलिटी उभयलिंगिता का मतलब है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आगे जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिनमें बच्चे बोलते हैं कि क्या है ये, बट हर एक चीज को आपको बारीकी से समझना है, ठीक है? तो बायसेक्सुअलिटी समझ में आ गया भाई? पहला मैकेनिज्म क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताओ भाई, शाबाश। दूसरा मैकेनिज्म करते हैं, उसके बाद इतना हो पाएगा आज की क्लास में, ठीक है? चलो, दूसरा मैकेनिज्म जो है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, दिस इज होमोगैमी। अब देखो होमोगैमी का क्या मतलब होता है। जब भी आप लोग अब जेनेटिक्स में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जहां पे हम होमो या हिट्रो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये पढ़ भी चुके हो आप लोग फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में। होमो का मतलब होता है सेम, गैमी का मतलब है गैमी का मतलब है गैमीट्स। गैमीट्स की क्या चीज सेम है? गैमीट्स का मैच्योरेशन पीरियड सेम है। अब खुद सोचो, अगर मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, अभी फीमेल छोटी है या मेल छोटा है, ठीक है, तो क्या मान लो फीमेल छोटी है मेल बड़ा है, तो क्या वो आपस में पॉलिनेशन कर पाएंगे? नहीं। दोनों का एक टाइम पे मैच्योर होना भी जरूरी है पॉलिनेशन के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पौधे में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक टाइम पे मैच्योर करना भी जरूरी है। तो अगर वो एक टाइम पे मैच्योर करते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो दूसरा मैकेनिज्म जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, दैट इज योर होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है एक फूल में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, और मैं एक ही टाइम पे मैच्योर करने की वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ये सिनेरियो होता कि मान लो ये फूल है, फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, फीमेल मैच्योर हो चुकी है, तो क्या इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता? नहीं होता। फीमेल मैच्योर हो गई है, मेल है ही नहीं अभी मैच्योर, कहां से वो पॉलिनेशन करेंगे? या उल्टा सीन भी होता, अगर फीमेल मैच्योर इमैच्योर और मेल मैच्योर हो गया है, तो इस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल का मैच्योर होना सेम टाइम पे जरूरी है। तो इसी को बोला जाता है होमोगैमी। क्या बोला जाता है बच्चों? होमोगैमी बोला जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है होमोगैमी में, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है जिसमें दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं। मैच्योर एट सेम टाइम इज नोन एज होमोगैमी, या समान कालिकता उसको बोला जाता है। तो ये दो मैकेनिज्म हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, कल की क्लास में हम बाकी मैकेनिज्म्स कवर करेंगे। डन? आज के लेक्चर में किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो बेटा जल्दी से बता देंगे। हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, जो हमारा जर्म प्लाज्म वाला टॉपिक पेंडिंग था वो हमने खत्म किया, और हमने पॉलिनेशन टॉपिक शुरू किया है जहां पे हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताओ बच्चे, बताना है, ऐसे चुप नहीं रहना है भाई। बोलो बोलो, शाबाश, बताओ बताओ। डने, विजय, अभिषेक, आकृति, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ बेटा। सेजल, डन है बाकी? ओके, क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी ना बेटा? क्या बोलते हैं, रेटिंग भी अच्छे से करनी है, ठीक है? दिक्कत परेशानी तो बताओ, मैं इतना पूछती रहती हूँ कि बोलो 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 बोलो, तुम बोलते ही नहीं हो, ठीक है? डाउट्स रख के नहीं जाना है। अभी जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो अभी करके जाओ, क्योंकि अभी बहुत टाइम होता है बीएससी में बेटा, बहुत टाइम होता है ग्रेजुएशन में, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? पेपर में नंबर भी अच्छे से आएंगे, टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, उतना हेक्टिक भी नहीं लगता, उतना ना ज्यादा प्रेशर होता है, तो हर एक चीज अच्छे से करो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर अच्छी लग रही हो क्लासेस तो रेटिंग अच्छे से करके जाना है बेटा, और कल की क्लास में मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? चलो
ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में, और नोट्स में अभी बस भेज दूंगी, ठीक है? अभी मुझे खाना खाना है, उसके बाद मैं नोट्स भेज दूंगी, ठीक है? चलो, तो बच्चों ये था हमारा पेड बैच का क्लास 1, तो जो आपको डेमो के तौर पे दिखाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है यार, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जोर शोरों से इस बैच में क्लासेस चल पड़ी है। इस बैच में बेसिकली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। आपको 20 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड हैं, और कुछ सब्जेक्ट में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे पीपीटी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पीपीटी से पढ़ाया, वो तो मिलेगी। साथ में आपको A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं। A4 साइज नोट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। पीपीटी तो बच्चे मिलेगी, साथ में इस तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखो, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्म के नोट्स हैं। आई डोंट नो ज्यादा विजिबल है, ठीक है? आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो इस तरीके से पहले इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, उसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट, उतना ज्यादा कम लेंथ भी नहीं है और उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट, और एज इट इज अगर पेपर में लिखोगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरे नंबर आपको टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट इसके बाद इंग्लिश के बाद पूरा हिंदी में, देखो ये हिंदी टेक्स्ट है पूरा, ये हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में पूरा जो नोट्स है वो रहने वाला है। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो उन नोट से, ठीक है? तो अभी भी अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर एग्जाम। सेलेक्ट योर एग्जाम में आप लोगों को चुनना है एग्री एंड फूड साइंस। एग्री एंड फूड साइंस आप चुनोगे, उसके बाद आपको अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। दूसरे ऑप्शन में जाना है एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस दिख जाएंगे। 3 बैचेस दिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है, और वहां पे मोर ऑफर्स पे आपको Y1020 कूपन कोड यूज करना है कॉइन्स के साथ। इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा बैच में एनरोल करना चाहता है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और Y1020 कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है? सेम चीज आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है? गूगल से थोड़ा ये है कि आपको कॉइन्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो गूगल में आपको 1% कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? चलो, गूगल पे गए, अड्डा 24/7 सर्च किया, इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद अगेन एग्री एंड फूड साइंस आपको दिखेगा, गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग बैचेस शो हो रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में गए। थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा दो Y1020, Y1020। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको, ये क्या हो गया, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 सेकेंड, मोर ऑफर पे जाके Y1020 लगा दो, Y1020 लगा दो, और ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो हो जाएगा। उतना ही था मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? 2 कोड मैंने अप्लाई कर दिए, रुक जाओ। ये 3249 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? कूपन कोड लगा देना, उसी तरीके से मोर ऑफर पे जाके, अभी नहीं लग रहा है, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे आप लोगों को Y1020 लगा देना है, ठीक है? और अप्लाई करके आप देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट कर लेना इस पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाने वाली है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर।